हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं लेके आती हूँ वैसे ही क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जनवरी के ही हैं। एंड ये जो वन लाइनर सेक्शन है वो जनवरी के ही करंट अफेयर्स उसमें आएंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेके आया करूँगी। सो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक आपको देखना है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो। मेरा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको एंड तक देखना ही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखा है, हाल में किस देश ने गाफा नामक कर शुरू किया? हाल में किस देश ने गाफा नामक कर शुरू किया है? तो देश की बात कर लेते हैं, फ्रांस ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये कर क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रांस ने ये बोला कि कुछ ऐसी जो बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हुआ, आपका एप्पल हुआ, फेसबुक हुआ एंड अमेज़ॉन हुआ, उसी से बन के ये गाफा नेम जो है वो बना है। गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़ॉन से इनको कुछ ना कुछ टैक्स देना चाहिए। तो ये जो बात कही गई है, तो गाफा नामक टैक्स जो है वो इसी वजह से शुरू किया गया है और शायद इंडिया वगैरह में भी ये टैक्स जल्दी लागू किया भी जाएगा या कर दिया गया होगा। तो ये जो टैक्स है गाफा नामक टैक्स, तो शुरुआत की है फ्रांस ने। ठीक है, और जो डिजिटल कंपनियां हैं उनको ये टैक्स देना होगा जो इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अब की बार जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया वो पहला विश्व ब्रेल दिवस था, मनाया गया ये 4 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं 4 जनवरी को ही क्यों। तो आप जानते हैं ब्रेल जो लिपि है वो लुइस ब्रेल की वजह से हम उस लिपि को पढ़ पाए, उस लिपि को समझ पाए। जो भी लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते तो वो ब्रेल लिपि के जरिए अपनी सारी पढ़ाई वगैरह करते हैं सुनकर, या अगर उनको कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई समझनी होती है तो वो ब्रेल वाले जो होते हैं अक्षर उसको समझ पाते हैं। इसमें कुछ डॉट्स को उभार उभार कर लिखा जाता है जिससे उनको समझने में मदद मिलती है। तो लुइस ब्रेल थे जो एक्सीडेंटली ब्लाइंड हो गए थे, ब्लाइंड पैदा नहीं हुए थे लेकिन एक्सीडेंटली ब्लाइंड हो गए थे। उन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो कि अंधे लोगों के लिए था और लगभग 15 साल की एज में वो इस लिपि का आविष्कार कर चुके थे। इससे पहले भी एक कोड चलता था, उसमें भी डॉट वगैरह यूज़ किए जाते थे लेकिन वो काफ़ी कठिन था और नॉर्मली लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो ऐसे कोड्स को समझना। तो इस वजह से उन्होंने ऐसी लिपि का इन्वेंट किया ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो आराम से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इस वजह से जो उनका जो जन्मदिन था वो हुआ था 4 जनवरी को। तो इस वजह से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हो गई बात और आपको लर्न करना है 4 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में LIC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? LIC का कार्यवाहक अध्यक्ष, तो LIC की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और उसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत भार्गव जी को। ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, हेमंत भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक बंधु योजना को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर क्या है ये कृषक बंधु योजना। ठीक है, तो ये फार्मर्स के लिए शुरू की गई है तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन और क्या है इस योजना के अंतर्गत, क्या लाभ मिलेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस योजना के तहत ये बताया गया है कि इस योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि प्रति एकड़ ज़मीन पर मिलेगी। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो उसे 10,000 रुपये की राशि मिलेगी।
ठीक। तो इस तरीके अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, लेकिन ये 2 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त मिलेगी जब खरीफ या रबी की फसल होती है और दूसरी खरीफ के दौरान, मतलब 2 तरह की फसलों के दौरान ये 2 किस्तें बांट दी गई हैं। और अगर आप चाहो तो इकट्ठा एक ही बार में किस्त पूरी आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों किस्तें ना होके ये एक ही पूरी आप ले सकते हो। तो ये एक योजना है कृषक बंधु योजना। तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये की इसमें सरकार आपको मदद करेगी। इसके साथ तो ये तो आप समझ गए कि जितने एकड़ हो गए उसके हिसाब से आप 5,000 अपना देख सकते हो। 72 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के जो किसान हैं वो इसकी श्रेणी में आएंगे। और अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख का बीमा कवर भी दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है, किसानों के हित में चलाई गई है। और मैं तो कहती हूँ ऐसी बहुत सारी योजनाएं और ज़्यादा चलानी चाहिए ताकि लोग जो ये पारंपरिक पेशा है कृषि उसको बहुत ही अच्छे से अपना सके और अच्छे से काम कर सके, बिकॉज बहुत ही टफ होती जा रही है आजकल खेती करना। तो कृषक बंधु योजना को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय अवार्ड है जो कवियों को दिया जाता है। तो इसे दिया गया है प्रोफेसर मनोज दास जी को। इनका उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत योगदान है। उड़िया और इंग्लिश के लेखक हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी। तो प्रोफेसर मनोज दास इनका नाम है। ठीक है, इनको मिला है साहित्य में यानी लिटरेचर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में पबुक नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया? पबुक नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया? तो देश था थाईलैंड। बहुत ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया था जब ये आया था। बारिश बहुत ज़्यादा, कई क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूछे मत। तो थाईलैंड में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया और सिर्फ थाईलैंड क्या, लगभग अंडमान निकोबार में ऑरेंज अलर्ट तक कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कितना भयंकर रहा होगा ये, कि उतना दूर से भी ये क्षतिग्रस्त कर सकता है क्योंकि जल के माध्यम से है। तो अंडमान और निकोबार जो होता द्वीप समूह है उसमें ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया। तो ये ऑरेंज अलर्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे अलर्ट होते हैं जो मौसम विभाग जारी करता है, जैसे एक होता है आपका ग्रीन अलर्ट, फिर होता है आपका येलो अलर्ट, फिर होता है ऑरेंज अलर्ट और फिर होता है रेड अलर्ट। क्या होते हैं ये अलर्ट्स? तो ग्रीन अगर अलर्ट है तो एवरीथिंग इज ओके, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं अफवाह चली कि यहाँ पे ऐसा कुछ आने वाला है, लोगों ने चलाई, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेफ है, तो मौसम विभाग ग्रीन अलर्ट जारी करता है। ठीक है, लेकिन येलो अलर्ट में कुछ सावधान रहने का है। आप एक तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट तरीके का सिग्नल, जैसे ट्रैफिक लाइट होती, सिग्नल लाइट होती, उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा है सिस्टम, बट इसमें ऑरेंज अलर्ट और ऐड कर दिया गया है। क्या है बता देते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी खतरा है तो ग्रीन से फिर आपका अलर्ट जो होता है वो येलो अलर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी खतरा फील हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है कि खतरा आ ही चुका है लगभग और आ सकता ही है, तो आपका ऑरेंज अलर्ट हो जाता है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, रेड अलर्ट में तो समझ लीजिए जहाँ रेड अलर्ट जारी हो जाता है वहाँ पे खतरा आ ही गया होता है। लाइक जैसे थाईलैंड है तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया होगा, बिकॉज वहाँ पे मतलब ऑलरेडी चक्रवात आ चुका था। तो अगर ऐसा कुछ आ ही जाता है तो फिर रेड अलर्ट, वरना अगर बिल्कुल आने की संभावना सी लगती है तो ऑरेंज अलर्ट। तो आप समझ सकते हो ऑरेंज अलर्ट काफ़ी बड़ी चीज़ थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया इसी पबुक नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने केरल के किस शहर में शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो शहर है तिरूर। ठीक है,
मलयालम भाषा पे शोध के लिए और कि विकास हो मलयालम भाषा पे और शोध हो मलयालम भाषा का, इस वजह से जो ये मंजूरी दी गई है शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिव्येंदु पालित का हाल ही में निधन हुआ, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी भी पर्सनैलिटी जो भी हैं उनका अगर डेथ हो जाती है उनकी, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो, पॉलिटिक्स हो, एक्टर हो, राइटर हो, प्लेयर हो, कुछ भी हो, तो आपको उस चीज़ को अच्छे से लर्न करना पड़ता है। तो ये पूछ रहे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो बांग्ला के लेखक हैं, बंगाली भाषा के। ठीक है, तो बांग्ला लिख दीजिए, बंगाली भाषा आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो दिव्येंदु पालित का हाल में निधन हुआ, वो बंगाली भाषा के लेखक थे और 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और कलकत्ता में ही इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रानी ने ये रानी जो दिया हुआ है नाम है, रानी ने सीनियर राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप 2019 के 78 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वे किस राज्य की लेडी हेड कांस्टेबल है? देखिए पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो क्वेश्चन में लिखा है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से लर्न कर लिया करिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरीके आए, थोड़ा अलट पलट के भी आ सकता है, आपसे भार वर्ग पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 78 किलोग्राम, तो इसको भी अपने माइंड में रख लीजिए। स्वर्ण पदक जीता, ये भी चीज़ आपको तैयार करने वाली है। ठीक है, जूडो चैंपियनशिप में थी, ये भी चीज़ आपको तैयार करने वाली। अच्छा, यहाँ पूछा गया क्या गया है कि किस राज्य की लेडी हेड कांस्टेबल है, यानी कि लेडी हेड कांस्टेबल भी हैं एंड इसके साथ में जूडो की प्लेयर भी हैं। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की एक बटालियन की लेडी हेड कांस्टेबल है। ठीक है, इनको जूडोका से सम्मानित भी किया गया है, जूडो में होता है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है हरियाणा की सरकार ने, और इनकी योजना है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जाए और पहले के तरीके, क्योंकि सरस्वती नदी का तो बहुत योगदान है ही है और उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाए, इसलिए सरस्वती और सोम्ब, इसमें सोम्ब नदी का नाम बहुत आया है, सरस्वती और सोम्ब बांध बनाया जाए, ताकि मतलब कुल मिला के ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे सरस्वती नदी का पुनरुत्थान हो सके। ठीक है, फिर से सरस्वती नदी पहले की तरह हो सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत फेमस भी है, आप सब लोग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, और फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो हाल ही में कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सामान्य वर्ग है, यानी जो जनरल कैटेगरी आती है, उसके लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, 10% आरक्षण को। तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या फिर जितने भी उच्च शिक्षा के विद्यालय वगैरह हैं, उन सब में यह आरक्षण लागू होगा। और इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन ना हो। ठीक है, इस तरीके की कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो कुल मिला के कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? 10% को। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में, खेलो इंडिया यूथ 2018। ठीक है, पुणे में किया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं 10 वर्ष के 3 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 वर्ष के। और ये जो आयोजन है ये 9 जनवरी से किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय एक ही बैंक में किया है? 3 ग्रामीण बैंकों का विलय एक ही बैंक में किया गया है, तो उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक।
दूसरा है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, दूसरा है मालवा ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक। और तीसरा है सतलुज ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक। और इसके प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक और आपका SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक। तो ये सब बैंक इसके प्रायोजक हैं और इन 3 ग्रामीण बैंकों का विलय एक ही बैंक में कर दिया गया है। 3 बैंक मैंने लिख दिए, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप चाहो तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लोग बोलते हैं कि लास्ट में मैम साइड में हो जाया करिए, जबकि मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी इसमें एक क्लिप लगवाती हूँ स्क्रीनशॉट की, जिससे आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट पॉज करके आप ले सकते हो। तो आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, करंट अफेयर्स कैसे लगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो गाइज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।